हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता है जो वो आपका भारत करने वाला है और ये सम्मेलन भारत में दिल्ली में 2 दिन के लिए यानी कि 9 और 10 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। तो इसके बारे में आज कुछ हम चर्चा करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे कि इस सम्मेलन में कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं जिनके बारे में चर्चा होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको न्यूज़ दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए, न्यूज़ आप देख पा रहे हैं कि व्हाट इज़ द G20 एंड व्हाट आर द की इश्यूज़ फॉर द 2023 दिल्ली समिट, है ना? कौन से हैं? ये बिल्कुल शाम की न्यूज़ है, 4 सितंबर की 6:50 पे ये न्यूज़ हमारे सामने आई है, जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी चर्चा को। और आप देख पा रहे हैं ये 9 से 10 सितंबर 9 से 10 सितंबर को ये यहाँ पर सम्मेलन होने वाला है और इसमें जितने भी आपके अमीर और शक्तिशाली देश हैं वो आपके यहाँ पर आएंगे। आपको पता है कि G20 का मतलब है यहाँ पर 20 देश हैं, है ना? 20 में से आपके 19 देश हैं और एक आपका यूरोपियन यूनियन है, ठीक है? इस पर भी देखेंगे। और ये देखिए आप 9 सितंबर से ये शुरू होने वाला है और पहली बार है जब भारत विश्व नेताओं के इतने शक्तिशाली समूह की मेजबानी करेगा। तो ये एक बहुत ही गौरव की बात है कि भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। बहुत से ऐसे देश हैं जिनको भारत से उम्मीद है, जैसे कि अफ्रीका वाले जो देश हो गए, है ना? अफ्रीका में जो संकट चल रहा है, जिसमें आपने देखा, जिसमें आपने सुना, पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि अफ्रीका का जो सहेल वाला रीजन है, सहेल रीजन है जो, वहाँ पर जो अटकलें चल रही हैं, जहाँ पर बहुत उठापटक चल रही है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि भारत एक ग्लोबल साउथ का, आपको पता है कि ग्लोबल साउथ का एक लीडर है। ग्लोबल साउथ का मतलब आप समझते हैं यहाँ पर? देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है कि ऐसे देश, मतलब इसका ग्लोबल साउथ का कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि इसकी ज्योग्राफी से इसका कोई लेना देना है, भौगोलिक स्थिति से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ विकासशील देशों की बात की जा रही है, ठीक है? तो जो भी आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका जो एक नेता है आपका, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, तो ये सब वहां पर आपके ग्लोबल साउथ के लीडर्स की तरह उभर के आ रहे हैं, जिसमें से कि भारत का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है, ठीक है? तो इसलिए भारत से थोड़ी ज्यादा उम्मीदें हैं और इस बार इतने बड़े शक्तिशाली समूह का जो मेजबानी है वो भारत करने वाला है, तो इसलिए थोड़ी उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं। खैर, यहाँ की अगर आप दिल्ली जाएंगे और तैयारियों को देखेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत फव्वारे, फूल और पूरी तरीके से दिल्ली को सजा दिया गया है। भवन, फुटपाथ वगैरह सब पूरी तरीके से सजा। खैर, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पर कि यहाँ की सुरक्षा वाला जो पार्ट है, सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी वाले, तो सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। एंटी ड्रोन सिस्टम होता क्या है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये एक तकनीक होती है जिससे कि आपके जो यूएवी होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, ट्रैक किया जाता है और उनको फिर ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है? तो मतलब कहने का कि इस तकनीक से जो आपके दुश्मन हैं, उसके जो यूएवीज हैं उनको डिटेक्ट करेंगे और उनको पता करने के बाद, पहचान करने के बाद उसको खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ठीक है? उसको खत्म कर दिया जाएगा। कैसे खत्म करेंगे? उसको खत्म किया जाएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ठीक है? इससे इसको खत्म किया जाता है। अब होता क्या है कि जो एनिमी होता है, जो आपका दुश्मन होता है, वो ड्रोन्स के माध्यम से जितनी भी वहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी आप संवेदनशील जानकारियां हैं, तो उन संवेदनशील जानकारियों को इकट्ठा करेगा। और इकट्ठा करने के बाद, उसके बाद अगर वो उनको मिल गई तो उससे क्या होता है कि देश की जो सुरक्षा है उसको यहाँ पर खतरा हो जाती है। तो इसलिए एंटी ड्रोन सिस्टम है जो, वो यहाँ पर देश की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो जिसका कि इस्तेमाल इस G20 समिट में किया जाएगा इसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है? बंदरों को डराने के लिए लंगूर के कटआउट लगाए जाएंगे और ये देख पा रहे हैं आप, 1,30,000 पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है यहाँ पर। तो सुरक्षा के कड़े प्रबंध यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो ये G20 किस तरह से बना, तो ये आप देख पा रहे हैं कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस है ना। तो जो एशियाई वित्तीय संकट आया था आपका 1999, वहां पर जो 20 देश थे उन लोगों में ये एक सहमति बनी और ये सहमति ऐसी थी कि ये जो आर्थिक समूह है ये ऐसा होगा कि अब भाई देशों के अंदर, सीमाओं के अंदर इससे नहीं निपटारा किया जा सकता, क्योंकि अब सभी पूरी तरीके से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है और आपका जो ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी तरीके से वैश्वीकरण हो चुका है और जो भी संकट अगर किसी एक देश में आता है तो वो सबको अफेक्ट करता है।
ये आपने अभी हालिया एग्जाम्पल में आपका जो यूक्रेन वाला वॉर हुआ, ठीक है, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ उसमें आपने ये चीज देखी भी है, ठीक है। तो ये चीज जब 1999 में आई तब फिर ये सहमति बनी कि एक भाई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए कोई एक ऐसा संगठन की जरूरत है जो कि सामने आएगा। तो 20 देश मिल करके आपके ये एक संगठन की तरह बना, जिसमें एक आपका यूरोपियन यूनियन भी है। खैर, हम इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, इसके सदस्यों में कौन कौन है, सदस्यों की बात कर लेता हूं मैं पहले। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट सदस्य भी आपके लिए बताऊंगा जो कि आपको एक दूसरा व्यू भी देंगे। ब्राजील, कनाडा, चीन, इसको मार्क कर लेते हैं। फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, ये हो गया आपका, और यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि एक तरफ पश्चिमी देश है और एक तरफ दूसरा गुट है ना, दो गुट यहां पर नजर आते हैं। मतलब इस एक गुट के अंदर दो गुट नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह ये बहुत, इस बार क्या है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है। तो एक गुट है जो कि रशिया का फेवर कर रहा है और एक गुट है जो कि यूक्रेन का फेवर कर रहा है। तो अगर मैं कहूं तो यूक्रेन का फेवर करने वाला गुट कौन सा है, ये पश्चिमी देशों का ग्रुप, यानी कि यूएस लेड जो ग्रुप होता है वो वाले ग्रुप है जो। तो जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार ये देखा जा रहा है कि जो हमारी बातचीत होनी चाहिए G20 के मामले में, वो जिन टर्म्स पे होनी चाहिए, मतलब विकास के टर्म्स में होनी चाहिए, तो वो विकास के टर्म्स में ना हो करके एंटी रशिया या आपको एंटी वेस्ट की तरफ नजर आती है। तो ये एक संकट यहाँ पर नजर आ रहा है। खैर, तो ये आपने देखा कि ये इसके आपके सदस्य देश हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये यहाँ पर देखिए कि ये ब्लॉक अपने आप में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 80% कैरी करता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75% हिस्सा कैरी करता है। 2/3 आबादी कैरी करता है, ठीक है, आबादी। और इसके अलावा 80% वैश्विक निवेश भी यहां से आप देख सकते हैं, वैश्विक निवेश, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये आपको अपने आंसर्स में लिखनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। यहाँ इनका आप इस्तेमाल कीजिए अपने आंसर्स को लिखते समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे P2I बैच के बारे में दे देता हूँ। देखिए, आपको ये 11 सितंबर की डेट याद रखनी है। 11 सितंबर को सुबह 8 बजे से हमारा जो P2I बैच है वो लॉन्च हो रहा है, जो कि 3 भाषाओं में, यानी कि हिंदी में, अंग्रेजी में और आपकी बाइलिंगुअल, यानी कि आप बाइलिंगुअल का मतलब हुआ यहाँ पर कि हिंदी में आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा और अंग्रेजी में चीजें लिखी होती हैं इसमें, ठीक है। और इस बैच की कीमत है 29,999, लेकिन कब, जब आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तब, ठीक है। अगर मैं इसके बेस्ट फीचर की बात करूं तो वैसे तो इसमें इतने सारे फीचर हैं जो आपको प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की कंप्लीट एक स्ट्रेटजी के साथ आपको पेपर क्लियर करने में मदद करते हैं। लेकिन जो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर की बात करूं तो इसका एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम, आवासीय प्रोग्राम इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसके तहत अगर आप प्री पास कर लेते हैं, जो कि प्री ऐसा है जिसकी फाउंडेशन बैच की तैयारी भी स्टडी IQ ही करवाएगा और उसके बाद प्री ओरिएंटेड तैयारी भी करवाएगा, और फिर जब आप प्री पास कर लेंगे तो यहाँ आपको आवासीय कार्यक्रम के तहत बुला लिया जाएगा और मेंस और इंटरव्यू की सारी तैयारी यहाँ पर आपके गुड़गांव में ही करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा ये 11 सितंबर की डेट है, जो कि आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके मिल जाएगा 29,999 में। चलिए देखिए, अगर मैं शुरुआती दौर की बात करूं तो देखिए कि शुरुआत के वर्षों में अगर आप कहेंगे तो केवल ट्रेजरी प्रमुख, यानी कि वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर ही इसमें मिला करते थे। लेकिन जब 2 से 2008 का वित्तीय संकट आया, है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस, आप देख पा रहे हैं, जब से फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उसके बाद से सदस्य देश के प्रमुखों ने नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए साल में एक बार मिलने का फैसला किया, ठीक है। तो जो मेन लीडर्स हैं वो इसमें साल में एक बार मिला करते हैं। इस साल के प्रमुख मुद्दों पर आने से पहले मैं आपको, जो मैंने अभी आपको एक तार छेड़ा था अफ्रीका वाला, है ना, क्योंकि उनको क्या है, उम्मीदें हैं, और उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि हम ग्लोबल साउथ के एक लीडर हैं और आपको पता है कि अगर G20 की बात करते हैं, है ना, G20 की बात करते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि अफ्रीका का यहाँ पर आपको कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। जब कोई भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर G20 में नहीं मिलता, इसके अलावा आपको UNSC में भी देखिए, मतलब इंपॉर्टेंट जितने संगठन है वहां पे कहीं आपको नहीं मिलेगा। चाइना और रशिया जो पहले तो काफी तेजी बढ़ते हुए थे, लेकिन अब उनका भी रुख है जो वो काफी कम देखने को मिलता है, उनका सपोर्ट काफी ज्यादा
कम हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस अफ्रीका है जो वो एक तरह से स्ट्रगल कर रहा है। आप ब्रिक्स में भी देखेंगे, है ना? ब्रिक्स में भी देखेंगे तो आपको साउथ अफ्रीका दिखेगा। अभी हालाँकि +6 में आपका एक और देश है जो शामिल कर लिया गया है इसमें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट अफ्रीका की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि अफ्रीका को एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिलने की ज़रूरत है। जब आपको पता है कि जो वहाँ का सहेल वाला रीजन है, सहेल क्षेत्र है जो, उसमें क्या है कि आपकी कोई भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको नहीं देखने, राजनीतिक अस्थिरता रहती है उस क्षेत्र में पूरी तरीके से। आर्मी का जो है वो तख्ता पलट रहता है। वहाँ पे अलग-अलग जनजातीय समूह आपस में क्लैशेस कर रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, सिविल वॉर की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो जिसकी वजह से ये एक गुहार है अफ्रीका की तरफ से कि जिस तरीके से आपका ईयू है ना? ईयू का मुद्दा जिस तरीके से या 19 देशों के साथ ईयू जुड़ा हुआ है, यूरोपियन यूनियन जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से अगर अफ्रीकन यूनियन को जोड़ दिया जाए, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। प्लस आपको पता है कि अफ्रीका का क्षेत्र अपने आप में संसाधनों से भरा हुआ क्षेत्र है। अगर वो उसमें जुड़ जाता है, तो ये भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना? भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, प्लस अफ्रीका के लिए तो डेवलपमेंट के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही वहाँ पर, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और इसके अलावा आपने यहाँ पर अगर हम प्रमुख मुद्दों की बात करते हैं तो देखिए, ये ब्लॉक है जो इसने बहुपक्षीय संस्थानों से विकासशील देशों को अधिक ऋण, ठीक है? जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील कंट्रीज़ हैं, उनको क्या है अधिक ऋण की बात करता है। ज़्यादा ऋण है जो वो उनको यहाँ पर मिलने चाहिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था में सुधार की व्यवस्था, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था का मतलब है कि देखिए ऋण लेने में कठोर नियमों का सामना करना पड़ता है, ठीक है? तो जो आपके डेवलप्ड देश हैं उनको तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको ऋण मिलने में बड़ी कठिनाई होती है, इतने नियम हैं कि उसकी दिक्कत आती है, तो इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो मुख्य बिंदु ये 2 आपने समझे कि किस तरीके से मतलब यहाँ पर ये है कि और जितने भी संस्थान हैं, आईएमएफ हो गया, आईडीबी हो गया, मतलब जो भी संस्थान इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे देश हैं जो अपने-अपने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट संस्थान है, वहाँ से विकासशील देशों के लिए अधिक ऋण की व्यवस्था करें। दूसरा ये है कि आपका जो व्यवस्था में इसमें सुधार लाएँ ताकि ऋण के जो नियम हैं उनको थोड़ा-सा आसान बनाया जाए ताकि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी पर भी नियम बनाए जाएँगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी कुछ देशों ने क्रिप्टो करेंसी को लागू किया है, कुछ ने नहीं किया है, तो क्या लीगल है, क्या कई जगह पर वहाँ पे उसके नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं, तो इन पर भी बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं पर के प्रभाव, ठीक है? इस पर भी बात की जाएगी। यहाँ से आप लिंक कर पा रहे होंगे कि जो अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, इसमें ये चीज़ देखने को मिली कि पूरे संसार में खाद्य सुरक्षा को लेकर के एक बड़ी चिंताग्रस्त स्थिति हो गई थी। भारत ने तो मैनेज किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे गरीब देश थे जहाँ पर खाद्य सुरक्षा की का एक खाद्य संकट देखने को मिला, ठीक है? तो इस पर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह की जब समस्याएँ विश्व स्तर पर सामने आएँगी, तो ऐसे बड़े मंच का रोल यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और भारत का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत यहाँ पर वो व्यू रख सकता है, जो एक विकासशील देशों का व्यू हो सकता है, ठीक है? तो ये हैं वो प्रमुख मुद्दे जिन पर अब चर्चा करने जा रही होगी और ये व्यू अभी आए हैं, इसके अलावा और भी होंगे, लेकिन अभी तक इतने हैं जो वो सामने आ चुके हैं, जो मेन मुद्दे हैं वो यही है, ठीक है? इसके आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं तो देखिए ये आप देख पा रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है? इसका वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है आपका विश्व एक परिवार है। तो ये ध्यान में रखिएगा और इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन कि आपका जो अगली बैठक होगी, है ना? 2024 वाली जो बैठक होगी वो कहाँ होगी? तो वो होगी आपके ब्राज़ील में और सबसे इम्पोर्टेंट 2025 मैंने अभी अफ्रीका के तार इसलिए ही जोड़े थे कि 2025 की जो है वो आपके दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में होने वाली। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए, कई बार प्रीलिम्स में इस तरह के फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं या फिर ओम द्विवेदी स्टडी आईक्यू सर्च करके भी आप इसमें जुड़ सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।